हेलो दोस्तों, नमस्कार। द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट वीके पांडे। आज मैं कुछ बुक्स का रिव्यू करूंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। कोई भी परीक्षा देने के लिए जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं या किसी पहले के पास किए गए, पहले से सेलेक्ट हुए किसी भी बंदे से या बंदी से या टीचर से बात करते हैं तो सब लोग यही सजेस्ट करते हैं, पहले एनसीईआरटी की किताब पढ़ लीजिए, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी किताब पढ़ लीजिए। कोई भी परीक्षा रहे, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का हो, नीट का हो, आईआईटी का हो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का हो, किसी भी नौकरी का हो, सिविल सर्विसेज, पीसीएस, टीचर्स वगैरह वगैरह, जहाँ पे भी है हर जगह एक ही होगा, एनसीईआरटी पढ़िए। बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। कौन सा पढ़ें भाई साहब? 6 से 12 तक पढ़िए, चलता है। मुझसे भी कई मित्र पूछे कि सिविक्स की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स कहाँ मिलेगी। हमको मिल तो जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, जहाँ से चाहिए वहाँ से खरीद लीजिए। पहले दिक्कतें थी, 2-3 साल पहले नहीं मिला करती थी, लेकिन अब तो उपलब्ध है चारों तरफ उपलब्ध है। जो भी जहाँ से भी लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो एक डेट तो एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन इस समय जो सिलेबस चल रहा है वह न्यू चेंज हो गया। पहले जो है ये हम समझते हैं कि 5-6 साल पहले, 7 साल पहले होगा, या ये कह लें कि जब हम लोग नौकरी के लिए तैयारी करते थे, यानी कि 1990-91 में, उस समय दूसरी किताबें चला करती थी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी सिविक्स की बात हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की, और अब जो है दूसरी चला करती है। अब सवाल है कि कौन सी हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, पुरानी वाली कि नई वाली। अभी हम पुरानी वाली एनसीईआरटी की किताबों पर चर्चा करते हैं। मैं उन किताबों को दिखाता हूँ, उसके जो है प्रांश का अंश उस पर चर्चा करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप लोग के लिए उपयोगी है तो आप इसको ज़रूर कर लें, समय मिले तो इसको ज़रूर पढ़ें। मैं उन पुस्तकों को एक एक करके दिखाता हूँ आपको। मेरे पास इस समय एनसीईआरटी ओल्ड की जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बुक्स हैं। 8 बुक्स हैं इसमें। ये है आपका कक्षा 6 का, पुरानी वाली है। इसका नाम है हमारा नागरिक जीवन, 6ठी कक्षा के लिए नागरिक जीवन की पाठ्य पुस्तक नाम है इसका। ये देखिए, ठीक है। इसमें जो है वो जो चैप्टर दिए हुए हैं, हमारा नागरिक जीवन, हमारे गांव का बदलता स्वरूप, गांव की प्रगति एवं सामुदायिक विकास, आर्थिक जीवन सहकारिता, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, सार्वजनिक संपत्ति, नागरिक संस्थाएं और हमारा सहयोग। अब अगला प्रश्न होगा कि इसमें हमारे लिए क्या उपयोगी है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है हमारे। हाँ, सामान्य ज्ञान के लिए है, सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी है, लेकिन पीजीटी परीक्षा जो कि हम एक स्पेशलिस्ट के रूप में देंगे, गूढ़ ज्ञान चाहिए उसके बारे में, उसके लिए यह कोई उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहें, मुश्किल 57 पन्ने का है, एक सीटिंग में आप इसको करके ख़त्म कर लेंगे। इसमें केवल आप ये सोचिए कि इसमें क्या दिया रहेगा। कक्षा 6 का लड़का अभी कोई बहुत ज़्यादा समझदार तो नहीं होता है, उसकी कुछ समाज के बारे में जो बुनियादी स्ट्रक्चर है कि सुनेगा कलेक्टर क्या है, पंचायत क्या है, शहर क्या है, नगर क्या है, ये सब चीज़ें उसके लिए दी गई हैं, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है वो कक्षा 7 के लिए इसका नाम है हम अपना शासन कैसे चलाते हैं। हम अपना शासन कैसे चलाते हैं, इसमें जो है देश संविधान के बारे में दिया हुआ है। अब इसमें इसका भी जो समरी है, समअप है,
उसको लिखने का यही तरीका है कि कक्षा 7 का विद्यार्थी जो उसकी बुद्धि स्तर है उसको समझ में हो जाए, इसलिए छोटी छोटी परिभाषाएं इसमें दे करके ये बातें लिखी गई हैं। टॉपिक अच्छे हैं कि इसे अपना संविधान कैसे बनाया, हमारे आदर्श क्या, प्रस्तावना के बारे में दिया हुआ है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं दिया हुआ है, मूल अधिकार दिया है, राज्य का निर्देशक तत्व दिया है, कानून बनाने वाली संस्थाएं, संसद, कानून कौन लागू करता है, भाग 1 भाग 2, हमारे न्यायालय, नागरिकता, मूल कर्तव्य, पूरा संविधान ही है। लेकिन जब इस पर अंदर जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कर करके हर चीज़ के बारे में इतना बताया है कि हम इसको बारे में वो बच्चा 7 का पढ़ने वाला जान सके। तो यह बुक भी सामान्य ज्ञान के लिए आवश्यक है, जिसको कि कुछ भी पता नहीं है भारतीय संविधान के बारे में, तो उसके लिए उपयोगी है। बाकी परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तीसरी बुक है हमारा भारत, आज की समस्याएं और चुनौती। देखिए ये कक्षा 8 के लिए नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक, नागरिक शास्त्र। अब आकर के इसमें कुछ, चूंकि ये है समस्याएं और चुनौती हैं, तो समस्याएं कौन कौन सी रहेंगी उसमें है कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति, लोकतंत्र, नागरिक शिक्षा एवं लोकतंत्र, जाति प्रथा, अस्पृश्यता समस्या, सामाजिक समस्याएं हैं, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, राष्ट्रीय एकीकरण, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये भी आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी चैप्टर हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। अब आता है भारत संविधान और सरकार, कक्षा 9 और 10 के लिए पुस्तक बनाई है। ये है कंप्लीट संविधान है। यहाँ जा कर के कुछ काम लायक ये पुस्तक है। इस पुस्तक में संविधान के बारे में वही चीज़, पहले संविधान कैसे बना, क्या इसकी विशेषताएं हैं, सभी चीज़ें दी हुई हैं। पढ़ देता हूँ। समाज और नागरिक, सरकार, स्थानीय शासन, संविधान उसकी विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, केंद्रीय सरकार, हमारे न्यायालय, सभी चीज़ें हैं। ये भी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, उसके बारे में बेसिक आउटलाइन हो जाएगी। लेकिन इस पुस्तक में कहीं पे भी संविधान के किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इस स्तर से बनाया गया है कि कक्षा 9 का विद्यार्थी पर ज़्यादा दिमाग पर जोर ना पड़े। उसके बाद आता है 9 में, वाह ये बुक है, क्या बुक है, सरकार के अंग। सरकार के कौन कौन से अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही। यह बुक अभी तक के जितने भी बुक पिछले दिखा है उससे अच्छी है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें जो है कई फैक्टोरियल चीज़ें दी हुई हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो पहला बुक भारत के अंग, ये अच्छी है, कहीं से भी अगर आपको मिले तो एक बार इसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। भारत के अंग ये है, कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, एक बार में पढ़ा जा सकता है। 94 पेज है, बढ़िया। देखिए इसमें दिया हुआ स्पॉइल सिस्टम, लूट सिस्टम, ये क्वेश्चन भी आया है कई बार पीजीटी में कि किस सरकार में लूट सिस्टम को अपनाया, किस देश में स्पॉइल सिस्टम या लूट प्रणाली को अपनाया गया। तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आया हुआ, वेरी गुड, अच्छी बुक है, इसको आप कहीं से भी मिल जाए तो ले सकते हैं। उसके बाद आता है 11वीं में अभी एक बुक और है, 11वीं में एक बुक और है, समाज, राज्य और सरकार। ये जो है 11वीं में, 11वीं कक्षा के लिए ये पुस्तक अच्छी है, इसको मैं रिकमेंड भी करूँगा। अगर आपको कहीं मिल जाए तो इसको अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो अपने सिलेबस के अनुरूप हैं। राजनीति विज्ञान का अर्थ, राज, समाज और नागरिक, राज्य और संघ, राज्य और सरकार, सरकार का स्वरूप, संसदीय अध्यक्षीय सरकार, एकात्मक संघात्मक सरकार, उसके बाद फिर संविधान की विशेषताएं वगैरह दिया हुआ है। अच्छी बुक है, बढ़िया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यह जो है 182 के पेज का है, इसको एक बार एक रीडिंग लगाई जा सकती है, आज के लिए भी उपयोगी है। और जब हम
चयन रिटर्न पास होने के बाद इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो इसमें छोटे छोटे डिफिनीसन दिए हुए हैं, अलग भाषा में बच्चों को समझाने दृष्टिकोण से दिया हुआ है। तो इसको हम रिकमेंड करते हैं आप लोगों के लिए, अगर कहीं से भी मिले तो इसको आप ले सकते हैं। उसके बाद एक और आती है कक्षा 12 की पुस्तक, राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणा। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें अपने सिलेबस के अनुरूप चैप्टर्स दिए हुए हैं, अच्छा लिखा हुआ है। मैंने इस बार एक बार इसको हल्का सा गो थ्रू करने की कोशिश किया हुआ, देखिए निशान भी लगा होगा, पेन का मार्क्स वगैरह पढ़ा है। अच्छा है, अच्छी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, 122 पेज की है। इसके प्रत्येक चैप्टर बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा लिखा हुआ है, अपने सिलेबस के अनुरूप है। मैं एक बार इसको पढ़ के बता भी देता हूँ। कानून, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, राज्य की गतिविधि क्षेत्र से नागरिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सभी चैप्टर आपको जितने भी अच्छे बुक्स हैं वो सभी में मिलेंगे। ओपी गाबा में, फाड़िया में, किसी भी आशीर्वाद सब में मिलेंगे। लेकिन ये उन विद्यार्थियों को समझाने के लिए, बताने के लिए लिखी गई है जो कि अभी प्रवेश कर रहे हैं, उसके पहले उनको कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। तो इसकी जो भाषा है वह अलग तरीके से, वो आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो इस बुक को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग को मिले तो इसको अवश्य लेना चाहिए। मिलेगा ही, क्योंकि मुझे मिला ही है कहीं से। उसके बाद एक और पुस्तक है, थोड़ी सी मोटी है, भारत में लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र, इसमें जो है भारत में लोकतंत्र अच्छी बुक है। अवयस्क मताधिकार, प्रतिनिधित्व प्रणालियां, दल व्यवस्था, हित एवं दबाव समूह, जनमत, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, ये सभी अपने सिलेबस में हैं। इसके अलावा भारत की विदेश नीति का परिप्रेक्ष्य, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत के पड़ोसी देश महाशक्तियों संबंध, भारत संयुक्त राष्ट्र विश्व समस्याएं, ये सभी चीज़ें। ठीक है कि ये पुरानी है, ये लिखी गई होगी, ये मैं देखता हूँ कब की है। यह 1990 प्रथम संस्करण था, संशोधित हुआ था 1995 में, यानी कि 1995 के बाद नया सिलेबस लग गया होगा। लेकिन जितना भी दिया हुआ है वह हमारे परीक्षा के उपयोग से, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। इसलिए इस पुस्तक को भी मैं रिकमेंड करता हूँ। तो मैंने जो किताबें आपको बताई, 1, 2, 3, 4 जो है, ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों अगर कहीं से मिल जाती है तो आप ले लें। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसमें लिखा गया उससे अच्छा भी लिखा गया है। लेकिन यह उन बच्चों के लिए लिखी गई है जिसको आप पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिस समय आप लेक्चरर होकर के उन विद्यालयों में पोस्ट होंगे, यही तो पढ़ाना है। क्यों ना आप पहले से ही पढ़ लें, पुराना पढ़े रहेंगे, नया भी पढ़ेंगे, तो अच्छा से पढ़ा सकेंगे जब खड़ा होकर के। इतना ही नहीं, हो सकता है कि जब आप साक्षात्कार के लिए जाएं, इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो वहाँ पे बोर्ड भी लगा रहता है, मेरे पेन भी रखा रहता है। और कभी कभी किसी पैनल में इंटरव्यू कमेटी के लोग बोलते हैं कि जो विषय आपको तैयार उसको पढ़ाइए, तो आपको बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाना भी है। तो पढ़ाने के दृष्टिकोण से जो इस पुस्तकों में जो भाषा लिखी गई है वो काफ़ी उपयोगी है। ये रहा हमारे ओल्ड NCERT बुक्स के बारे में। मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू NCERT की जो किताबें हैं उसके बारे में भी बताता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।